जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक होगा जो भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान से सीधा संबंध रखता है। और ये हमारा टॉपिक है कि भारत में जितनी हमारी देसी रियासतें थीं वो कैसे मिली, और जो प्रीवी पर्स शब्द है, इस प्रीवी पर्स शब्द का क्या मायने है, कब इसको जोड़ा गया और कब इसको अलग किया गया। तो हम इस सब टॉपिक को आज अपने इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे टॉपिक का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। तो देसी रियासतों का विलय एवं प्रीवी पर्स, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रीवी पर्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो आपका संसद में पेश किया गया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया, तो उस समय था आपका 4 जुलाई 1947 और आपकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसको 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया और अंतिम रूप से फाइनल फॉर्म में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पास कर दिया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा विषय ये बनता था कि जो रियासतें ब्रिटिश के अधीन थी वो तो भारत को मिल जाती, लेकिन बाकी ऐसी रियासतें जो देसी रियासतें थी जहां पे ब्रिटिश सत्ता डायरेक्ट शासन ना करके वहां के राजाओं द्वारा शासन कराती थी, तो उन रियासतों को कैसे मिलाया जाए। तो इसके लिए भारत में देशी रियासत मिनिस्ट्री का गठन किया गया और इसका गठन 27 जून 1947 को किया गया। और इसके जो प्रमुख रहे आपके वो रहे सरदार पटेल, और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, सेम उसी प्रकार से भारत का जो एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और रियासत मंत्रालय के जो प्रमुख बनाए गए वो बनाए गए थे आपके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो साथ में काम कर रहे थे वीपी मेनन, जो आपके एक सचिव साहब थे, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे, वो इनका साथ दे रहे थे। और इनके साथ में जो तीसरे व्यक्ति थे वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। भारत में उस समय जो रियासतें थी 565 ऐसी रियासतें थी जहां पे राजा रजवाड़े काम कर रहे थे और 11 ऐसी रियासतें थी जो ब्रिटिश के अधीन थी। इन 565 रियासतों को स्वतंत्र किया गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हैं। तो 552 रियासतें आपकी भारत के साथ मिली और 13 रियासतें आपकी पाकिस्तान के साथ मिली। लेकिन ये 552 रियासतें कैसे मिली, इसको हम लोग अभी आगे सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम ऐसी कौन सी आपका रियासत थी, आपकी फर्स्ट ऐसी कौन सी रियासत थी जो भारत में शामिल हुई, तो आंसर हमारा होगा बुंदेलखंड। अगर पूछा जाए अंतिम कौन सी ऐसी रियासत थी जो भारत में शामिल हुई, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रियासत मंत्रालय का प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने राजाओं को एक साथ हम कैसे जोड़ेंगे। तो उनके साथ में 3 व्यक्ति तो थे आपके, वीपी मेनन साहब थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उनकी सहायक टीम भी थी उनके साथ में। अब विषय ये उठता है कि वो जब भी किसी राजा के पास में जाते तो कोई भी राजा सामान्य तौर पर अपना शासन किसी और के हाथों में क्यों देगा। तो उन्होंने सामान्यतः प्रत्येक राजा से मिले जाके और एक बात रखी कि अगर हम लोग एक ना हुए तो कल से फिर कोई सत्ता आएगी और हमारे ऊपर शासन करेगी। इससे बेटर ये होगा कि आप भारत के साथ मिल जाएं और हम आपको कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, कुछ स्पेशल प्रोविजन देंगे। उसी को कहा गया प्रीवी पर्स। उन्होंने बोला कि आप जैसे शासन कर रहे हैं वैसे ही शासन करेंगे, लेकिन अब शासन आप हमारे अंतर्गत करेंगे और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप जिस तरीके से विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे थे वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उसी को यहाँ पे बोला गया प्रीवी पर्स। तो प्रीवी पर्स में स्पेशल प्रोविजन किया गया था कि राजाओं को पेंशन और भत्ते, पेंशन एंड अलाउंसेस फॉर किंग, यहाँ पे राजाओं के लिए कंफर्म किया गया कि आपको कुछ पेंशन मिलेंगे और कुछ भत्ते मिलेंगे। और ये जो पेंशन भत्ते थे ये 5,000 से लेके 20 लाख रुपए तक थे। लेकिन राजा उस समय आपके पढ़े लिखे भी राजा हुआ करते थे और काफ़ी लोगों ने सोचा, काफ़ी राजाओं ने अपना एक तर्क दिया कि आज तो आप हमें जोड़ देंगे लेकिन हो सकता है कल आप इसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि नहीं, हम संविधान में इसके लिए आपके लिए एक प्रावधान करेंगे। तो वहाँ पे 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक आर्टिकल था 291 जिसमें बोला गया राजाओं के लिए आपकी पेंशन एंड अलाउंसेस, और आर्टिकल 362 में बोला गया स्पेशल प्रोविजन फॉर किंग, राजाओं के लिए आपके कुछ विशेष ओपन किए गए, जैसे बोला तोपों की सलामी देना।
और अन्य जितनी भी इनकी विलासतापूर्ण जिंदगी थी उसके लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिए गए आर्टिकल 362 में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राजाओं के मैं नाम बताऊंगा जहाँ पे उनकी जो अलाउंसेस थे, जो पेंशन थी वो क्या थी। आपके हैदराबाद के जो निज़ाम साहब थे उनको 20 लाख मिलती थी। मैसूर के राजा थे उनको कितना मिलता था आपका 18 लाख। श्रावणकोर के उनको भी 18 लाख मिलता था। बड़ौदा के जो आपके राजा थे उनको 13,64,000 रुपये 13,64,000 रुपये अलाउंसेस के रूप में मिला करता था। अब यहाँ पे देश आज़ाद हो गया। अब एक भारत में सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत उस समय इतना पैसा इन राजाओं को दिया करता था। अब एक समस्या थी कि भारत गरीबी से भी जूझ रहा था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने अपनी एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया कि क्यों ना ये हमारी जो प्रीवी पर्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने प्रमुख जो सचिव थे, इनके सचिव का नाम था वीपी हक्सर और इनके जो गृह मंत्री थे वाईवी चौहान के साथ में बैठक की और उन्होंने बोला कि हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाईवी चौहान थे गृह मंत्री, इन्होंने सभी राजाओं को एक साथ एकत्रित करने से चर्चा की कि हम इस टॉपिक को ख़त्म कर दें, यानी प्रीवी पर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन राजाओं ने इसका विरोध किया। उसके बावजूद भी 1969 में इंदिरा गांधी जी एक बिल लेके आई जिसमें बोला गया कि प्रीवी पर्स को हम ख़त्म करेंगे। ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन जब ये राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा में ये फेल हो गया। राज्यसभा में इसको केवल 149 वोट मिले। कहने का मतलब अगर 150 वोट यहाँ पे मिल जाते 150 तो ये बिल 1969 में पास होता, लेकिन एक वोट की कमी की वजह से ये बिल यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद 1971 की आपका समय आया और इंदिरा गांधी ने क्या कर दी, लोकसभा भंग करा दी। उसके बाद भी दोबारा से चुनाव हुआ और दोबारा से चुनाव में राजाओं ने देखा कि अब हमारा प्रीवी पर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो राजाओं ने फिर इसमें क्या किया, भागीदारी लेना शुरू कर दिया। काफ़ी राजाओं ने चुनाव लड़े, उसमें 3 से 4 आपके राजा जीते भी। एक प्रमुख आपकी मैं बात करना चाहूँगा, जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके पिताजी ने चुनाव आपका लड़ा और जीते भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब 1971 में आपकी लोकसभा भंग कर दी कि दोबारा से चुनाव हुआ और जब दोबारा से सरकार आई तो फिर से ये सरकार बहुमत के साथ में आई और 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया और इसके द्वारा प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो आपका एक्ट आया ये 28 दिसंबर 1971 को आया और इसके तहत एक न्यू आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 363 फर्स्ट या आर्टिकल 363A, और इसमें प्रोविज़न किया गया कि जितने भी आपकी प्रीवी पर्स की सुविधाएं हैं उनको ख़त्म किया जाता है। और आपके जो 2 आर्टिकल थे 291 और 362 और इनको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। अब भारत के पास में एक सबसे बड़ी समस्या था कि मैक्सिमम राजा रजवाड़े तो आपके जुड़ चुके थे, अगर हम बैक टू बैक अपने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे प्रीवियस से पहले, लेकिन 3 ऐसे थे जो भारत के साथ में नहीं मिलना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। तो इसका प्रोविज़न क्या थे, इसके क्या विषय थे, इसको हम जस्ट आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अधिकतम रियासतें भारत में या पाकिस्तान में मिल चुकी थी, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जो अभी तक ना तो भारत में मिली थी और ना ही पाकिस्तान में मिली थी। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, हैदराबाद हो गई और जूनागढ़, जबकि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहता था। तो देखते हैं कि भारत में इन तीनों रियासतों को कैसे मिलाया गया, किस तरीके से मिलाया गया और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली रियासत की बात करेंगे कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया गया। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका जो प्रभाव था वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा था। वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे एक विषय ये था कि बीच किसी देश में कोई राष्ट्र अगर पाकिस्तान से मिलेगा और इनकी मांग थी कि हमें एक रास्ता चाहिए सीधा जिससे हम पाकिस्तान से मिलने जाके। अब इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में एक व्यक्ति है जो वीपी मेनन है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि जब मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से पूछा कि आप इतनी रियासतों को कैसे एक साथ जोड़ोगे, तो उन्होंने एक कथन बोला कि मैं अपने एक हाथ में लाठी रखता हूँ और एक हाथ में गाजर रखता हूँ। जिसको गाजर खाना है वो गाजर खाए और जिसको लाठी खाना है वो लाठी खाए। कहने का मतलब जिसको प्रीवी पर्स चाहिए वो प्रीवी पर्स ले ले और जो प्रीवी पर्स से नहीं मानेगा उसके ऊपर हम सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता अनुसार काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक पे लिखा। तो देखते हैं कि हैदराबाद को कैसे भारत में मिलाया गया, इसके सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं जो हैदराबाद के शासक थे निजाम साहब, इनका मानना था, इनका मत था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे। 4 से 5 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन के पास में गए कि आप प्लीज़
भारत में मिल जाएगा, लेकिन इनका मत था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। उसके बाद में एक सैन्य कार्रवाई की गई हैदराबाद के ऊपर, जिससे हैदराबाद के निज़ाम छुपे छुपे यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ये सैन्य कार्रवाई 5 दिन तक चली और इस सैन्य कार्रवाई का जो नाम दिया गया वो दिया गया ऑपरेशन पोलो। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया उसमें उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों है? इसका रीज़न है 17 पोलो के जो मैदान है विश्व में सबसे ज़्यादा आपके हैदराबाद में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। जो सरकारी डाटा दिया गया है उसमें बोला गया है कि इस ऑपरेशन में 66 लोग आपके शहीद हुए थे। अब ये डाटा सरकारी है, लेकिन हकीकत कुछ संख्या इससे ज़्यादा ही होगी। अंत में 18 सितंबर 1948 में यहाँ के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसको भारत में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्टेट जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था वो था मुसलमान। उसका भी मानना था, उसकी भी एक आंतरिक इच्छा थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलें, लेकिन अब इसको भारत में कैसे जोड़ा गया जरा देखते हैं। इसने क्या किया, चुपके से पाकिस्तान जूनागढ़ समझौता कर लिया 8 सितंबर 1947 को। 8 सितंबर 1947 को जैसे इनका समझौता हो गया, इसकी भनक 12 तारीख को आपको पड़ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। ये जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ का शासक तो मुसलमान था, लेकिन जूनागढ़ की 80% जनसंख्या हिंदू थी। अब उन्होंने सोचा कि जूनागढ़ तो भारत से निकला जा रहा है, तो उन्होंने एक यहाँ पे रेफरेंडम कराया, एक जनमत संग्रह कराया। वहाँ की जो जनसंख्या थी उनसे पूछा गया कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अब क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 80% हिंदू थी आपकी, तो यहाँ की जनता ने भारत में रहना स्वीकार किया और आपका एक रेफरेंडम जारी किया गया, और वो रेफरेंडम था आपका फरवरी 1948 में, और फरवरी 1948 में जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब हैदराबाद और जूनागढ़ पर तो भारत ने अपना विलय पत्र और जनमत संग्रह के द्वारा, और यहाँ पे हैदराबाद में आपका चला था ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जूनागढ़ में आपका रेफरेंडम एक जारी किया गया था जिसके तहत दोनों को मिला लिया गया था। बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा आपके हरि सिंह। राजा हरि सिंह के पास में भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन प्रस्ताव लेके गए कि आप भारत के साथ में मिल जाइएगा, लेकिन राजा हरि सिंह ने इसको सिरे से नकार दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव का पूर्ण तरीके से विरोध भी किया और कहा कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहता हूं। वहीं पे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एक प्रस्ताव लेके आया राजा हरि सिंह के सामने कि आप पाकिस्तान के साथ में मिल जाइएगा, लेकिन राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अब आता है दिन 24 अक्टूबर 1947 को। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने आपके जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और ये हमला किया था एक पाक आर्मी के रूप में ना करके कबीलाई रूप में किया था। आपका पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर जो हमला किया वो किस रूप में किया, तो कबीलाई के रूप में किया था। अब जो जम्मू कश्मीर के मंत्री थे शेख अब्दुल्ला भारत आए और बोले कि हमारी आप सहायता कीजिएगा, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो यहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन उपस्थित थे। तो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला से जवाहरलाल नेहरू और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन आपको भारत के साथ में मिलना पड़ेगा। इस शर्त को पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब जम्मू कश्मीर की जनता विषम परिस्थिति में है, जहाँ तक कि अब राजा की भी जान बचने की उम्मीद नहीं है, तब यहाँ पर उन्होंने एक विलय पत्र पर साइन किया, और इस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया। लेकिन वहाँ के राजा हरि सिंह ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न वहाँ के लोगों को रख दिए, जिसको हम लोग धारा 370 और 35A के नाम से जानते हैं, जिसे वर्तमान की मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो यूएनओ में केस पहुँचा था भारत का, उसकी प्रक्रिया क्या थी, जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे गलती क्या थी, क्या आपका पीओके वाला मुद्दा भारत में वर्तमान में होता भी या नहीं होता, तो मैं बताना चाहूँगा। यूएनओ की शेड्यूल 5 में कहा गया है यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले तो वो जो केस फाइल किया जाएगा वो शेड्यूल 5 के तहत आपका फाइल किया जाएगा। जबकि शेड्यूल 6 में बोला गया है कि कोई भी विवादित क्षेत्र पर अगर कोई देश कब्जा कर लेता है तो वो धारा मानी शेड्यूल 6 के द्वारा केस फाइल होगा। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की एक गलती होगी कि उन्होंने जो केस फाइल कराया वो शेड्यूल 6 के तहत कराया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा,
जब शेड्यूल 6 के तहत केस कराया, उससे पहले कि मैं कुछ कहानी बताना चाहूँगा। यहाँ पे पाक आर्मी ने 70% से भी ज़्यादा भाग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब विलय पत्र पर साइन हो गया तो इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर ऑपरेशन चलाया और इंडियन आर्मी ने इसका आधे से अधिक क्षेत्र आपका फ्री करा लिया। कहने का मतलब अब जो स्थितियां थीं वो पाकिस्तान काफ़ी पीछे हो चुका था। अब एक स्थान था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस समय भारत के जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मानी थे, जिनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी, इनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हुआ कि आपका जो उस्मानी साहब थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी कंपनी को लीड किया और इसमें बहुत पीछे तक धकेल दिया। लेकिन जो मुद्दा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये केस फाइल कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे थे कि सबसे पहले इस पाकिस्तान को यहाँ से निकाल दो, उसके बाद में केस फाइल करो। ये यहाँ पे गलती मान सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से थोड़ी यहाँ पे गलती हुई है। अगर यहाँ से भारत पाकिस्तान को निकाल देता तो आज ये जो मुद्दा है पीओके वाला, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये ना होता। अब ये हुआ कैसे, जरा उसकी बात करते हैं कि पीओके कैसे बना आपका और एलओसी वाला प्रोविजन क्या है। अब जब यूएनओ में केस फाइल हो गया तो यूएनओ ने बोला कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए, मैं इसका डिसीजन दूंगा। तो इसी प्लेस पे इससे पीछे आपकी इंडियन आर्मी रुक गई और यहाँ पे आपकी पाक आर्मी रुक गई और यही बन गया आपका एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और आज तक ये मुद्दा इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज तक इसका डिसीजन नहीं आया है। अब जब इसका डिसीजन आएगा तो देखते हैं क्या होगा। तो हम लोगों ने आज के सेशन में देखा कि जो रियासतें थी उसका भारत में कैसे एकीकरण किया गया, क्या प्रीवी पर्स है, जितने भी आपके एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। जय हिंद, जय भारत। अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।